पिछले वीडियो में हमने रक्त के बारे में पढ़ा था। पार्ट 3 का भाग 2, इसमें हम पढ़ेंगे रक्त का थक्का जमाना कैसे जमता है, रुधिर वर्गों के विषय में पढ़ेंगे और लसिका तथा लसिका तंत्र के बारे में हम इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं, चोट लगने पर रक्त बहने लगता है, लेकिन कुछ समय पश्चात 3 से 5 मिनट के अंदर ये रक्त बहना बंद हो जाता है और इसका कारण होता है रक्त का जमाव यानी रक्त का जमना। रक्त बहुत ही महीन केशिकाओं या नलिकाओं में बहता है। जब ये नलिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं अर्थात कट जाती हैं या टूट जाती हैं, तब रक्त बहने लगता है। रक्त का थक्का जमना किन कोशिकाओं का कार्य है, ये हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा है। रक्त में विशेष प्रकार की कणिकाएं, जिन्हें प्लेटलेट्स कहते हैं, वे कणिकाएं रक्त को जमाने का कार्य करती हैं और ये बहुत ही आवश्यक है, वरना चोट लगने पर रक्त लगातार बहता रहेगा और रक्त का बहना बंद नहीं होगा। थक्का जमने की क्रिया 3 पदों में होती है। सर्वप्रथम प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में परिवर्तित करता है, एक महत्वपूर्ण कारक जिसे थ्रोम्बोकाइनेज कहते हैं। ये एक एंजाइम होता है जिसकी क्रिया से प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में बदल जाता है। प्रोथ्रोम्बिन रक्त में पाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण प्रोटीन होती है, ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। दूसरी क्रिया में फाइब्रिनोजन थ्रोम्बिन के साथ क्रिया करके फाइब्रिन बनाता है। ये फाइब्रिन महीन धागे जैसी रचनाएं होती हैं। और तीसरे पद में ये फाइब्रिन आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के साथ मिलकर रक्त का थक्का जमा देती हैं और इस प्रकार रक्त का थक्का जमने पर चोट या घाव से रक्त का स्राव बंद हो जाता है और रक्त बहना समाप्त हो जाता है। हम जानते हैं किसी भी कारण से चोट लगने पर या जल जाने पर या बीमारी के कारण यदि किसी के शरीर में खून की कमी हो जाती है तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। प्राचीन काल में इस कमी को पूरा करने के लिए स्वस्थ व्यक्तियों के शरीर से रुधिर लेकर बीमार व्यक्ति को दिया जाता था, लेकिन ऐसा देखने में आया कि कुछ व्यक्ति स्वस्थ हो जाते थे परंतु कुछ की मृत्यु हो जाती थी। ऐसा क्यों होता है, ये जानने के लिए सन 1902 में वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर ने अध्ययन किया और उन्होंने ये बताया कि रुधिर में विशेष प्रकार के क्रिया होती है जिसके अंतर्गत लाल रुधिर कणिकाएं बहती हैं अथवा चिपकने लगती हैं। जिन व्यक्तियों की मृत्यु हुई उसका कारण था लाल रुधिर कणिकाओं का चिपकना। अपने इस अध्ययन के आधार पर लैंडस्टीनर ने रक्त वर्ग या रक्त समूहों की खोज की। इस खोज के लिए सन 1930 में उन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया। इन रक्त वर्गों का आधार 2 प्रोटीन्स थे, जिनमें से एक लाल रुधिर कणिकाओं की कोशिका कला में पाए जाते हैं, जिन्हें एंटीजन कहते हैं। ये एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, ए और बी। इन्हें कैपिटल लेटर्स से दिखाया गया है। इसके साथ ही प्लाज्मा में एक प्रोटीन होती है जिसे एंटीबॉडी या एंटीजन एंटीबॉडी कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती है, ए और बी, जिन्हें स्मॉल लेटर्स से दिखाया गया है। आरबीसी पर उपस्थित एंटीजन के आधार पर लैंडस्टीनर ने मानव में रुधिर वर्गों को 4 वर्ग में बांटा है। रुधिर वर्ग ए, जिसमें एंटीजन ए होता है, रुधिर वर्ग बी, जिसमें एंटीजन बी होता है, रुधिर वर्ग ए बी, जिसमें एंटीजन ए और बी दोनों होते हैं, और रुधिर वर्ग ओ,
जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता। रुधिर वर्ग के आधार पर ही व्यक्ति का रुधिर दूसरे व्यक्ति को दिया जा सकता है, अर्थात रुधिर आधान से पहले या रुधिर देने से पहले देने वाले और लेने वाले दोनों ही व्यक्तियों का रक्त वर्ग चेक किया जाता है। इस चित्र में हम देख रहे हैं एक तरफ डोनर और एक तरफ रिसीवर। डोनर यानी रक्त देने वाले और रिसीवर अर्थात रक्त लेने वाले समूह के बारे में बताया गया है। जैसा कि हम देख रहे हैं, रक्त वर्ग ओ ये अपना रक्त ओ को, ए को और बी तथा ए बी सभी रक्त वर्ग के व्यक्तियों को दे सकता है। इस चित्र में हम और स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं, रुधिर वर्ग ओ का व्यक्ति ओ, ए, बी तथा ए बी वाले रक्त वर्ग को दे सकता है, इसलिए ओ को सर्वदाता भी कहते हैं। रुधिर वर्ग ए वाला व्यक्ति ए तथा ए बी को दे सकता है, ओ तथा ए का ले सकता है। इसी प्रकार बी रक्त वर्ग वाला व्यक्ति बी और ए बी को दे सकता है, ओ और बी वर्ग का ले सकता है। ए बी रक्त वर्ग वाला व्यक्ति ए बी को दे सकता है और ओ, ए, बी तथा ए बी रक्त वर्ग का ले सकता है, इसलिए इसे सर्वग्राही भी कहते हैं। इसी से प्रश्न आता है, रुधिर वर्ग ओ को सार्वत्रिक दाता क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता, इसलिए यह सभी रुधिर वर्ग के व्यक्तियों को रुधिर दे सकता है। इसका यह रक्त वर्ग किसी भी अन्य रक्त वर्ग की एंटीबॉडीज़ के साथ गुच्छा नहीं बनाता। इसके बाद हम देखेंगे लसिका तंत्र। यह भी एक तरल संयोजी ऊतक से बना हुआ तंत्र है। इसमें हम पढ़ेंगे लसिका क्या है, लसिका केशिकाएं, लसिका वाहिनियाँ, लसिका गांठें, लसिका अंग और लसिका तंत्र या अंग के क्या कार्य हैं। सर्वप्रथम लसिका क्या है? रुधिर केशिकाओं से छना हुआ तरल लसिका कहलाता है। यह रुधिर तथा ऊतक द्रव्य के बीच का द्रव्य है। शरीर के अंगों और ऊतकों में रुधिर केशिकाएं प्रत्येक कोशिका तक नहीं पहुंच पाती। केवल प्लाज्मा और श्वेत रुधिर कणिकाएं केशिकाओं की दीवार में से छनकर ऊतक कोशिकाओं के बीच के स्थान में पहुंच जाती हैं। इस छने हुए द्रव को लसिका कहते हैं। इसमें आरबीसी अर्थात लाल रुधिर कणिकाओं का अभाव होता है। इस प्रकार ऊतकों व अंगों की कोशिकाओं के बीच पोषक पदार्थों, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, उत्सर्जी पदार्थों का आदान प्रदान लसिका के माध्यम से होता है। अतः लसिका विभिन्न गुहा जैसे पेरिकार्डियल गुहा, फेफड़ों की प्लूरल गुहा, अक्षीर वाहिनी, उदर गुहा, हड्डियों के जोड़ों पर यानी साइनोवियल गुहा में भरा रहता है। लसिका तंत्र का पहला भाग है लसिका केशिकाएं। ये विभिन्न अंगों में महीन नलिकाओं के रूप में पाई जाती हैं। आंत में इनकी संख्या अधिक होती है। इसकी शाखाएं अक्षीर वाहिनियाँ कहलाती हैं, जो पचे हुए भोजन से वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल का अवशोषण करती हैं। ये वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल मिलकर इमल्सीकृत वसा बनाते हैं, जिसे काइल कहते हैं। उपास्थि, मस्तिष्क और रीढ़ रज्जु में लसिका केशिकाओं का अभाव होता है। लसिका तंत्र का दूसरा भाग है लसिका वाहिनी। लसिका केशिकाएं आपस में जुड़कर अथवा मिलकर लसिका वाहिनी बनाती हैं। ये वाहिनियाँ रचना में शिराओं के समान होती हैं, लेकिन इनकी दीवारें शिरा की अपेक्षा बहुत ही पतली अथवा महीन होती है। लसिका वाहिनियों के भीतर हृदय की ओर खुलने वाले एक तरफा कपाट होते हैं। इनकी संख्या शिरा की अपेक्षा अधिक होती है। लसिका वाहिनियाँ आपस में मिलकर एक बड़ी लसिका वाहिनी बनाती है। इस प्रकार दो वाहिनियाँ बनती हैं, जिसमें बाईं ओर
बाईं वक्षीय लसिका वाहिनी और दाईं ओर दाहिनी वक्षीय लसिका वाहिनी होती है। बाईं लसिका वाहिनी में सिर, गर्दन, वक्ष के बाएं भाग, बाएं अग्रपाद, दोनों पश्चपाद, आहार नाल, वक्ष और उदर भागों की लसिका वाहिनी खुलती है। बाईं लसिका वाहिनी डायफ्राम के नीचे उदर गुहा में स्थित होती है। ये थैलीनुमा सिस्टर्ना काइली से जुड़ी रहती है, जो वक्षीय नलिका द्वारा बाईं सबक्लेवियन में के संधि स्थल पर खुलती है। लसिका तंत्र का तीसरा भाग है लसिका गांठें। लसिका वाहिनियाँ कुछ स्थानों पर फूल जाती हैं। इन स्थानों को लसिका गांठें कहते हैं। ये लसिका ऊतक की बनी गोल व अंडाकार रचनाएं होती हैं। लसिका तंत्र का चौथा भाग है लसिका अंग। कुछ अंग जैसे थाइमस ग्रंथि, प्लीहा और टॉन्सिल्स को लसिका अंग कहते हैं। थाइमस ग्रंथि अनियमित आकार की एक ग्रंथि है जो वक्ष गुहा में दोनों फेफड़ों के बीच में पाई जाती है। वयस्क मनुष्यों में यह बहुत ही छोटी होती है। इनका कार्य लिम्फोसाइट्स का निर्माण करना है। टॉन्सिल भी एक प्रकार का लसिका ऊतक है जो ग्रसनी की श्लेष्म झिल्ली में स्थित होता है। यह भी लिम्फोसाइट्स का निर्माण करता है। अगला भाग प्लीहा। ये गहरे लाल रंग की लंबी, चपटी और अत्यधिक संवहित लसिका ग्रंथि है जो उदर गुहा में आमाशय के फंडिक भाग और डायफ्राम के बीच में स्थित होती है। प्लीहा लसिका तंत्र का महत्वपूर्ण भाग है। इसके निम्नलिखित कार्य हैं। ये लिम्फोसाइट्स का निर्माण करती है। लिम्फोसाइट्स हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। दूसरा, ये टूटी फूटी आरबीसी को और प्लेटलेट्स को नष्ट करने का कार्य करती है। रक्त को साफ करती है। रुधिर में अतिरिक्त मात्रा का संग्रह करती है। एंटीबॉडीज़ का संश्लेषण अथवा निर्माण करती है। भ्रूण में प्लीहा ही लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण करती है। एक महत्वपूर्ण बात, लसिका का परिसंचरण रुधिर के विपरीत यानी एक ही दिशा में होता है, अर्थात लसिका का प्रवाह सदैव अंगों से हृदय की ओर होता है। इस वीडियो में हमने 3 विषय के बारे में पढ़ा। रक्त का थक्का कैसे जमता है, लसिका तंत्र और रुधिर वर्गों के बारे में हमने जानकारी